हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी मास्टर और सभी भावी मास्टरनियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। डेली शाम 7 बजे मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लास के साथ में साथियों प्रत्येक प्रश्न अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी साथियों 90 डिग्री के एंगल पर रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में और वाक्य सहित समझेंगे, ताकि आसपास का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं जाएगा। इसलिए पहले साथियों, अगर चैनल पर नहीं है तो पहले जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था के दौरान स्वयंगात्मक विकास की एक विशेषता नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था जो होती है ये होती है 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक। ठीक है, किशोर अवस्था की जो अवधि है साथियों ये होती है 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक। तो इसमें से इन चारों में से कौन सी जो है वो एक किशोर अवस्था की स्वयंगात्मक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी जो है वो एक किशोर अवस्था की स्वयंगात्मक विशेषता जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए कहना कि मैत्रिक वफादारी। बिल्कुल, मैत्रिक वफादारी जो है ये साथियों एक किशोर अवस्था की विशेषता है। ठीक है, मैत्रिक वफादारी यानी कि मित्र के प्रति वफादारी, भाई ने बोला है करने को। ठीक है साथियों, ये जो है भाई ने बोला है करने को, ये होती है मैत्रिक वफादारी और ये सिर्फ किशोर अवस्था के दौरान पाई जाती है। उसके बाद में ऑप्शन बी, विरोधी मनोदशाएं। बिल्कुल, जो किशोर अवस्था के अंदर विरोधी मनोदशाएं होती हैं। ठीक है, कोई कहता है कि भाजपा की जो सरकार है वो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी की विचारधारा ये होती है कि नहीं, कांग्रेस की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये होती है एक विरोधी मनोदशाएं। तो बिल्कुल जो सेकंड ऑप्शन है ये अपना किशोर अवस्था की विशेषता है। ठीक है, विरोधी मनोदशाएं। उसके बाद में ऑप्शन सी कह रहा है कि सामाजिक चेतना। बिल्कुल, समाज के अंदर किस प्रकार से रहना है, ठीक है, समाज के अंदर किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये एक सामाजिक चेतना है और ये किशोर अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ये भी जो सामाजिक चेतना है ये साथियों किशोर अवस्था की विशेषता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ नार्सिज्म यानी कि आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करना साथियों, आत्म प्रेम यानी कि नार्सिज्म की जो प्रवृत्ति होती है ये साथियों होती है अपने शैशव अवस्था के अंदर। ठीक है, ये जो नार्सिज्म की जो विशेषताएं हैं ये पाई जाती हैं शैशव अवस्था के अंदर। शैशव अवस्था जो होती है ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। साथियों 0 से लेकर के अपनी 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था के अंदर नार्सिज्म यानी कि आत्म प्रेम, सिर्फ और सिर्फ खुद से प्रेम करना, ये प्रवृत्ति जो है वो शैशव अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा आत्म केंद्रित और साथियों दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, अपनी मम्मी पापा के ऊपर, दूसरों के ऊपर निर्भरता। ठीक है, ये भी किशोर अवस्था की एक विशेषता है, यानी कि दूसरों के ऊपर जो है वो निर्भर रहना। इसके अलावा नार्सिज्म यानी कि स्वयं के अंदर जो है वो रहना, स्वयं से प्यार करना, ये जो है वो नार्सिज्म होता है और ये एक शैशव अवस्था की विशेषता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा नार्सिज्म, ये होती है शैशव अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, इसके अलावा देखो शैशव अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा साथियों क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा तेज गति से किस अवस्था के अंदर होता है, तो ये होता है अपनी शैशव अवस्था के अंदर। शैशव अवस्था के अंदर एक बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है इस शैशव अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, आगे जो 2 से 3 क्वेश्चन है, आगे 2 3 4 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में समझना। यहाँ से आपको प्रश्न जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन रीट L1 के अंदर भी और L2 के अंदर भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है आपके। ठीक है, और जो चीज़ें साथियों जो चीज़ें फिक्स होती है ना उसके लिए फिर डट जाओ। ठीक है, जो चीज़ें फिक्स होती है उनके लिए देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, विकासात्मक दिशा का कौन सा ये सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा विकासात्मक विकास की दिशा का कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है ये केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि का मतलब होगा सबसे पहले बालक के, जैसे सबसे पहले जो है वो पेट का विकास होगा, उसके बाद में जो है वो हाथ पैर का विकास होगा, या फिर सबसे पहले जो है वो होता है रीढ़ की हड्डी का विकास। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद में जो है वो बाजुओं का विकास होगा, उसके बाद में हथेलियों का और उसके बाद में जो है वो अंगुलियों का। इस प्रकार से ये विकास हमेशा केंद्र से परिधि की ओर जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत कहता है
प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है, यानी कि निकट से दूर की ओर। साथियों प्रोक्सीमोडिस्टल का मतलब हो गया कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी और पेट का विकास होगा, उसके बाद में यानी कि केंद्र से लेकर के फिर परिधि की ओर जाएगा, ठीक है, केंद्र से लेकर के फिर जो है वो बाहर की ओर जाएगा, ये कहता है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत जो है ये होता है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास या फिर पहले जो है वो पेट का विकास होगा, उसके बाद में हाथ पैरों का और अंगुलियों का विकास जो है ये बाद में होता है। तो ये होता है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी कि निकट से दूर की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सिफिलोकोडल की, साथियों सिफिलोकोडल यानी कि मस्तकोद्मुखी, ठीक है, सिफिलोकोडल जो होता है ये होता है मस्तकोद्मुखी, ठीक है। इस मस्तकोद्मुखी का मतलब हो गया कि सबसे पहले जो है वो विकास होगा किसका, सबसे पहले विकास होगा मस्तिष्क का, मस्तिष्क के बाद में जो विकास होगा वो होगा हाथ और पैर का। तो मस्तकोद्मुखी यानी कि सिफिलोकोडल ये कहता है कि सबसे पहले एक बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में उसके जो है वो हाथ पैरों का विकास होता है। तो ये होता है अपना सिफिलोकोडल यानी कि मस्तकोद्मुखी, जिसके अंदर विकास जो है ये सिर से पैर की तरफ चलता है, ठीक है। मस्तकोद्मुखी के अंतर्गत विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ चलेगा और इस प्रोक्सीमोडिस्टल के अंदर निकट से दूर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा प्रोक्सीमोडिस्टल यानी कि निकट से दूर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगला साथियों जो प्रश्न है वो कहना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर 2023 लेटेस्ट जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। लास्ट जो रीट का मेंस हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है। देखिए, पहला कहना कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल, विकास की जो विशेषताएं होती हैं विकास की अवस्थाओं की, उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग जो विकास की अवस्थाएं हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के जो है वो अपने खतरे होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में विकास लंबवत सीधा न होकर के वर्तुलाकार होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास की प्रक्रिया जो है ये साथियों वर्तुलाकार इस प्रकार से चलती है, यानी कि पूर्व अनुभव विकास जो है ये पूर्वानुमेय होता है, यानी कि पूर्व अनुभवों को साथ में लेते हुए चलता है। विकास की प्रक्रिया हमेशा वर्तुलाकार होती है और विकास हमेशा पूर्वानुमेय होता है, यानी कि पूर्व के जो भी अपने अनुभव हैं उनको साथ में लेकर चलता है। तो विकास की प्रक्रिया लंबवत सीधा न होकर के यानी कि वर्तुलाकार होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ अग्रसर होता है। साथियों स्टार लगा देना, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विकास की प्रक्रिया होती है, सीधा क्वेश्चन छपेगा ऐसे कि विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। विकास की प्रक्रिया हमेशा जो है वो साथियों सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है, यानी कि सबसे पहले बालक जो है वो सामान्य क्रिया करना सीखेगा, उसके बाद में जो है वो विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। बालक सबसे पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद में जो है वो विशिष्ट क्रिया करेगा। तो ये जो विकास है ये साथियों सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। तो बी ये अपना 3 नंबर ऑप्शन है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी कहना कि विकास की गति की दर जो है वो एक समान रहती है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि शैशव अवस्था के अंदर साथियों हमने पढ़ा है कि शैशव अवस्था के अंदर बालक का शारीरिक विकास और बालक का मानसिक विकास जो है वो सबसे ज़्यादा तेज गति से यानी कि फास्टली होता है, ठीक है। तो शैशव अवस्था के अंदर बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है ये तेज गति से होता है, इसलिए विकास की गति या फिर विकास की दर जो है वो समान नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टर का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। विकास की दर की जो गति है ये साथियों समान नहीं रहती है, बिल्कुल भाई, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, साथियों क्लास को 1 लाइक जो है वो जरूर कर देना यार, क्लास को 1 लाइक जो है वो जरूर कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन 2021 L1 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही सरल होगा। क्वेश्चन आपसे जितना बड़ा पूछेगा आंसर उसका जो है वो उतना ही सरल होगा। ये आपके 2021 या 22 वाला पेपर शायद है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए, ठीक है। एक तरफ सिद्धांत का नाम है और सेकंड साइड जो है दूसरी तरफ जो है वो अपना सिद्धांत का वर्णन किया गया, ठीक है। विकास के सिद्धांत साथियों विकास के सिद्धांत है एक साइड में और
एक साइड में उनका जो है वो वर्णन किया गया है। आपको बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिलान करना है। देखिए, समीप दूरा विमुख सिद्धांत ये क्या कहता है, सबसे पहले जो है वो समीप यानी कि सबसे पहले जो है वो केंद्र का विकास होगा, उसके बाद में दूराभिमुख यानी कि बाद में जो है वो हाथ पैरों का विकास होगा। तो इसमें से देखो, सिर से पैर का क्रम, सिर पदा पदा विमुख दिशा, देखो सिर पदा विमुख दिशा यानी कि सबसे पहले विकास किसका, सिर का, उसके बाद में जो पद यानी कि पाँव का विकास, सबसे पहले विकास जो होगा वो होगा सिर का, उसके बाद में जो है वो पाँव का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस एक से मिलेगा भाई। सिर का विकास पहले होगा और हाथ पैरों का बाद में होगा। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, ये कहता है मस्तकोद्मुखी। तो सबसे पहले देखो, सिर से पैर का क्रम, इसको हम कहेंगे सिर पदा विमुख, या फिर इसको कहते हैं मस्तकोद्मुखी, सिफेलोकोडल। इसको साथियों मस्तकोद्मुखी कहते हैं, सिफेलोकोडल कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सिर का विकास, उसके बाद में हाथ पैरों का, बाजुओं का और अंगुलियों का विकास सबसे लास्ट में होता है। देखो समीप और दूराभिमुख सिद्धांत, इसमें क्या होता है, समीप से दूर यानी कि शरीर के केंद्र, देखो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर समीप, सबसे पहले पेट का विकास, रीढ़ की हड्डियों का विकास, उसके बाद में शरीर के अन्य भागों का विकास होता है। उसको हम बोलते हैं शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, परिधि केंद्र से जो है वो परिधि की ओर यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास जो है वो होता है, उसको हम बोलते हैं समीप से दूर का, यानी कि समीप पहले, सबसे पहले समीप का, उसके बाद में जो है वो दूर का। अ, अंतर व्यक्ति, देखो अंतर व्यक्ति का, अंतर और देखो अंतर, इसको हम इंटर कहते हैं, ठीक है, और एक होता है अंतरा। तो दोनों के अंदर इंटर और इंट्रा, दोनों के अंदर साथियों अलग अलग है। अंतर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की तुलना जब दूसरे व्यक्ति से करेंगे, इसमें देखो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो ये होगा अंतर व्यक्ति का। अंतर व्यक्ति का मतलब होता है एक की तुलना जब हम दूसरे से करेंगे तो वो हो गया अंतर व्यक्ति का, ठीक है। अंतरा व्यक्ति क्या होता है, अंतरा व्यक्ति का मतलब है कि खुद की तुलना, यहाँ पे अंतर व्यक्ति यानी कि विभिन्न बच्चे जो है वो भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये तो हो गया अंतर व्यक्ति का। और अंतरा व्यक्ति वो होगा कि बच्चे, किसी एक बच्चे के विकास की दर जो है ये विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र के अंदर जो है वो अलग अलग होती है, तो इसको हम बोलते हैं अंतरा व्यक्ति। अंतरा मतलब खुद की बात हो रही है, और अंतर मतलब तुलना हो रही है। तो अंतरा और अंतर व्यक्तिगत ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। तो इसका ए ऑप्शन मिलेगा 4 से, 2 ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन है ये मिलेगा इस पहले से। तीसरा जो अंतर व्यक्तिक है, अंतर व्यक्तिक मतलब अलग अलग की बात हो रही है, तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरा व्यक्तिक यानी कि किसी एक बच्चे की बात हो रही है और एक बच्चे के अंदर विकास की जो दर है वो अलग अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही कौन सा बनेगा भाई, ए मिलेगा चौथे से। आगे लिखा हुआ है क्या, आगे लिखा हुआ नहीं है, तो देखो इसमें से हमने मिला दिया ए जो ऑप्शन है, ए नंबर, एक नंबर ये तो मिला 4 से। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो है ये मिल रहा है, दूसरा जो बी ऑप्शन है ये मिल रहा है इस चौथे नंबर से। फिर अंतर व्यक्तिक यानी कि विभिन्न अलग अलग, तो सी मिलेगा 2 नंबर से। और अंतरा व्यक्तिक यानी कि एक ही बच्चे की अलग अलग विभिन्नताएं, तो ये मिलेगा कौन सा, डी अपना मिल जाएगा 3 नंबर से। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो है वो उसके अंदर लिखे हुए आएंगे आपके पेपर के अंदर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने जो ऑप्शन जो है वो नहीं लिखे साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। ये किस प्रकार की प्रकृति है, ये आपके रीट एल 1 11 फरवरी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। यानी कि बच्चा क्या करता है, सबसे पहले पूरी हथेली का प्रयोग करता है, उसके बाद में वस्तुओं को पकड़ने के लिए धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करता है। इसको हम कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, यानी कि सबसे पहले जो है वो केंद्र से परिधि की ओर, सबसे पहले जो है वो केंद्र से परिधि की ओर जाएंगे, इसमें प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति कहते हैं। इस क्वेश्चन का आपका नंबर 2 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, जिसके अंदर सबसे पहले हम किसी संपूर्ण, जैसे संपूर्ण अंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में उसके आंशिक अंगों का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका नंबर 2 बिल्कुल से होगा, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति। चलिए इसको हम बोलते हैं निकट से दूर की ओर, इसको बोलेंगे निकट से दूर की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि
किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती हैं अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती हैं। ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि किसका मानना ये था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, ठीक है, भाषा जो है वो न केवल विचार का निर्धारण करती है बल्कि ये जो है वो इससे पहले ही जो है वो उत्पन्न हो जाती है। वोरोहॉफ ने कहा था, पियाजे ने कहा था, वोइगोत्स्की या फिर मास्लो। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इनमें से जो है वो सही हो जाएगा? बिल्कुल, भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी ये उत्पन्न होती है, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ये किसने कहा था साथियों? ये अपना वाइगोत्स्की ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऐसा कहा था साथियों वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का नंबर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कोलसैनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? कोलसैनिक के द्वारा एक बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं जो हैं वो बताई हैं? ऑप्शन ए देखिए, 9 अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं। साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोलसैनिक की, तो कोलसैनिक ने बाल विकास की 9 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, कोलसैनिक ने बाल विकास की कुल कितनी अवस्थाएं? 9 अवस्थाएं बताई है। जिन भी विद्यार्थियों का, जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, कोलसैनिक ने विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है? 9 अवस्थाएं बताई है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले 1909 के अंदर बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया? ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। विलियम हिली, जॉन डीबी थॉर्नडाइक या फिर वॉटसन। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर जो है वो किसी का गलत आएगा, क्योंकि मनोविज्ञान के सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले जो है वो हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा। सबसे पहले बाल निर्देशित क्लिनिक का जो निर्माण है ये कहता 1909 में, किसके द्वारा? विलियम हिल्ली के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, विलियम हिल्ली के द्वारा सबसे पहले 1909 में बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण जो है वो किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला प्रश्न कह रहा है कि ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया, मतलब सबसे ज्यादा बालक के प्राकृतिक विकास के ऊपर जो है वो किसके द्वारा बल दिया गया? ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले बालक के प्राकृतिक विकास पर सबसे ज्यादा बल जो है वो किसने दिया था? मॉन्टेसरी ने, सेंगुइन ने, वर्क ने या फिर बिनेट ने? साथियों सबसे पहले यानी कि बालक के प्राकृतिक विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया था किसने? सबसे ज्यादा बल दिया था मॉन्टेसरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से होगा, मॉन्टेसरी के द्वारा एक बालक के प्राकृतिक विकास के ऊपर सबसे अधिक जो है वो बल दिया गया। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी भाई। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि हाँ जी, कौन से सिद्धांत में बाल्य अवस्था के अनुभव की विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? ठीक है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव की विकास यानी कि बाल्य अवस्था के अंदर विकास की जो गति है ये किस प्रकार की रहती है? ये कौन से सिद्धांत के अंदर कहा गया? तो ये कहा है मनोविश्लेषणवाद के अंदर। साथियों मनोविश्लेषणवाद जिसके प्रतिपादक कौन है? जिसके प्रतिपादक हो जाएगी सिगमंड फ्राइड। ठीक है, जिसके प्रतिपादक भाई जो है वो सिगमंड फ्राइड है। और मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत साथियों मनोविश्लेषणवाद के अंदर विकासात्मक आयाम पर सबसे ज़्यादा जो है वो बल दिया गया है। ये आपके जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है कि सबसे कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव की विकासात्मक आयाम पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो ये दिया गया मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद, और अगर प्रतिपादक पूछे तो करना है सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस अवस्था में बालक की दृष्टि तथा श्रवण जो इंद्रियां यानी कि सुनने की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं? ठीक है, किस अवस्था के अंदर एक बालक की सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है? ठीक है, 3 से लेकर के 4 वर्ष की उम्र में, 6 से लेकर के 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों एक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है 3 से
4 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। एक बालक की दृष्टि और यानी कि देखने की और सुनने की जो इंद्रियां हैं ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं 3 से 4 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 3 से 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जो है ये किस आयु पर होता है। ये आपके रीट L1 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। साथियों, प्रश्न कह रहा है कि तर्क मतलब किसी भी विषय वस्तु को तर्क के रूप में तर्क देकर सोचना कि ये ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, किसी भी विषय वस्तु का क्या करना, निरीक्षण करना यानी कि निरीक्षण की शक्ति। ठीक है, देखना, अवलोकन करना, ये होता है निरीक्षण करना। शक्ति का विकास ये अपनी किस आयु के ऊपर होता है। ठीक है, किस आयु में बालक जो है वो तर्क करना शुरू कर देता है, जिज्ञासा और निरीक्षण करना शुरू कर देता है। तो ये देखो ऑप्शन ए देखिए 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 3 वर्ष में। तो ये होता है अपने 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये आपके L1 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। साथियों ध्यान रहे 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में बालक के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास जो है वो हो जाता है 11 वर्ष की आयु में। तो इस क्वेश्चन का नंबर 2 ऑप्शन जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 11 वर्ष की आयु तक। अगला देखिए, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय जो है वो स्थापित नहीं किया जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2022 के अंदर जो रीट का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न। साथियों, प्रश्न कह रहा है कि ये RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय जो है वो स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कि विद्यालय को स्थापित करने के लिए चाहिए क्या, मान्यता। साथियों, मान्यता के बिना, ठीक है, मान्यता के बिना किसी भी विद्यालय को जो है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का नंबर 2 ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, मान्यता के बिना किसी भी विद्यालय को जो है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 राइट टू एजुकेशन किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कौन सा ऐसा, साथियों कौन सा ऐसा अध्याय है जो एक विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसका वर्णन जो है वो कौन सा अध्याय करता है। तो अध्याय 1 करता है क्या, देखो 1 के अंदर तो क्या होगा, जो अध्याय 1 है इसमें तो नाम वगैरह वो विवरण वो वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद में अध्याय 2 नहीं, अध्याय 4 या फिर अध्याय 3। अध्याय जो 2 हैं, अध्याय जो 2 हैं इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि माता पिता की जिम्मेदारी अध्याय 2 के अंदर। ठीक है, अध्याय 2 ये कहता है कि एक बालक जो है वो उसको पूर्ण रूप से, अध्याय 1 और अध्याय 2, एक सेकंड। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन को एक बार जो है वो दोबारा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि RTE 2009 में, ठीक है, किस अध्याय में ये कहा गया है कि भाई बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को लेकर के अध्यापकों का और विद्यालय का जो है वो पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। ये कौन सा अध्याय कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर जो है वो होता सामान्य नाम और विवरण। ठीक है, ऑप्शन जो अध्याय 1 होता है, साथियों अध्याय जो 1 होता है इसमें क्या होता है, नाम और सामान्य विवरण। ठीक है, और देखो अध्याय 2 क्या कहता है, अध्याय 2 कहता है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है इसका वर्णन किया गया अध्याय 2 के अंदर। अध्याय 4 और अध्याय 3, अध्याय 4 के अंदर साथियों जो है ये शिक्षकों की और विद्यालय की, शिक्षकों और विद्यालयों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, ये कहता है अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 कहता है कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो अध्याय 4 के अंदर विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। कौन सा अध्याय, अध्याय 4। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कहता है कि जो बालकों की शिक्षा को लेकर के माता पिता की जिम्मेदारी। ठीक है, बालकों की शिक्षा को लेकर के माता पिता की
जिम्मेदारी, ये कहता है अध्याय तीसरा। ठीक है, अध्याय तीसरा कहता है कि माता पिता की जिम्मेदारी। अध्याय चौथा कहता है कि विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी। अध्याय 1 के अंदर नाम और विवरण, और अध्याय 2 जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का पूछा है, यहाँ पे पूछा है विद्यालय और शिक्षकों का, इनके टीचर्स का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से होगा अध्याय नंबर 3 के अंदर, सॉरी अध्याय नंबर 4 के अंदर। अगर आपसे अध्याय 3 पूछे तो करना है किसकी किसकी जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, यानी कि माता पिता की जिम्मेदारी। अध्याय 2 पूछे तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और अगर 1 पूछे तो इसके अंदर नाम और सामान्य विवरण जो है वो आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा अध्याय 4 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये किसकी होती है। ठीक है, तो ये बात करता है राइट टू एजुकेशन की धारा कौन सी, 8 और 9। राइट टू एजुकेशन की धारा जो 8 और 9 है वो ये कहते हैं कि जो है वो विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री जो है उपलब्ध करने का दायित्व जो है ये किसका होना चाहिए, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, या फिर संसद का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट साथियों जो हैं वो अपने थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है, रीट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये जिम्मेदारी होती है किसकी, ये होती है अलग अलग राज्यों की, यानी कि राज्य सरकार की। ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, पठन जो पाठ्यक्रम की जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराना, पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, यानी कि राज्य सरकारों की रहेगी साथियों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर आ रहा है 2, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका थर्ड ग्रेड लास्ट के अंदर जो फरवरी के अंदर एग्जाम होता है उसके अंदर राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा कि आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर साथियों राजस्थान आरटी है, ठीक है, राजस्थान आरटी जो है वो इसके अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है, 10 अध्याय हैं, और यहाँ पे जो धाराएं हैं वो कितनी है, तो धाराएं जो हैं वो है 29 धाराएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हम केंद्र के अंदर पढ़ते हैं, जब हम आरटीई जिसके आगे राजस्थान लिखा हुआ नहीं, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था कि राजस्थान आरटीई के अंदर कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। राजस्थान आरटीई के अंदर कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो ध्यान रहे 10 अध्याय हैं और यहाँ पे जो है वो 29 धाराएं हैं। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछें कि आरटीई के अंदर कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना 7 तो अध्याय हैं, 7 क्या है साथियों, 7 जो है वो अध्याय हैं, और वहाँ पे जो है वो 39 धाराएं हैं। ठीक है, पहले भाई जो है वो 38 थी, पहले क्या थी 38 थी, लेकिन 2012 के बाद जब संशोधन हुआ उसके बाद में एक बढ़ा दी। ठीक है, एक बढ़ा करके 39 कर दिया, तो अब कितनी है, 7 अध्याय और 39 धाराएं। सीधा पूछे तो, अगर सीधा पूछे कि राजस्थान आरटीई के अंदर कितनी है, राजस्थान आरटीई का पूछे तो करना है 10 अध्याय हैं और 29 जो है वो धाराएं। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कौन सी धारा, तो ये धारा जो है वो 38 ये वर्णन करती है कि सभी राज्य जो है अपनी अपनी अलग अलग आरटीई की जो नियमावली है वो बनाएंगे। धारा 38 के अंदर इस प्रकार का वर्णन जो है वो किया गया है। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान आरटीई अधिनियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी। तो ये थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और ये की जाएगी विद्यालय के द्वारा। साथियों ये जो है वो साथियों विद्यालय के द्वारा की जाएगी। आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार जो है वो की जाएगी विद्यालय के द्वारा। और राजस्थान आरटीई जो अधिसूचना जो है वो जारी हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को जो है इसको अंदर राजस्थान के अंदर लागू किया गया, और ये जो अधिसूचना जारी हुई थी ये हुई थी 29 मार्च 2011 को। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी जो है वो साथ साथ में ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी प्रतिपूर्ति जो है वो विद्यालय को देनी होगी। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन जो है वो कौन करता है। रीट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 5 तक अंतिम क्षतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन जो है वो कौन करता है, तो ये करेगा BEO, यानी कि खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं
BEO, ठीक है, BEO यानी कि खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये जो है वो क्षतिपूर्ति जो है वो करता है, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये इसको इंग्लिश में नाम है, और हिंदी में आपको याद रखना है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों की नामांकन किसके आधार पर जो है वो प्रस्तावित किया जाता है, तो ये किया जाता है बच्चे की उम्र के आधार पर। ये जो है वो बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उसकी उम्र के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है साथियों ये कह रहा है कि राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक के प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार जो है वो क्या होगा। ये भी आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। राजस्थान आरटीई राइट टू एजुकेशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो साथियों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। अंतिम योगात्मक मूल्य जो है ये जो लास्ट में जो प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, ठीक है, उसका आधार रहेगा क्या, उसका आधार रहेगा अंतिम योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा अंतिम योगात्मक मूल्यांकन जो है वो ये इसका आधार रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और ये भी पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें से महिलाओं की सदस्य संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए। कितना गजब लेवल का क्वेश्चन है साथियों। अगर किसी विद्यालय की प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें से जो है वो महिलाओं की संख्या जो है वो 6 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा साथियों 6 जो है वो महिलाएं होगी और 6 जो है वो बाकी सदस्य। तो इस प्रकार से कुल जो है वो 12 सदस्य होंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम सभा हर महीने कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम साथियों जो है वो एक सभा होगी 3 महीने के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, ठीक है। एक सभा होनी चाहिए करीबन 90 दिन के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, यानी कि एक सभा 3 महीनों के भीतर जो है वो होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंध समिति को एक माह में कम से कम कितनी सभा जो है वो आयोजित करनी चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति को एक माह के अंदर कम से कम जो है वो कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कोई नहीं। इसके आगे कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, एक है। तो इसके अंदर इसका जो सही आंसर होगा वो साथियों होगा 1 नंबर, यानी कि 1 बार, ठीक है। 1 बार जो है वो एक माह में कम से कम 1 बार करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से होगा 1 बार। अगला देखिए, ये अंतिम है क्या? नहीं, इसके आगे और है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है। इनकी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में से कौन जो है वो शामिल नहीं होगा। विद्यालय का शिक्षक होगा, क्षेत्र का बीईओ, विद्यालय का प्रधान अध्यापक होगा और स्थानीय निकाय का चुना गया व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र का बीईओ जो है ये साथियों नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर होता है, ठीक है, बीईओ, ये इसके अंदर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा बीईओ जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है। अगला देखिए, हाँ जी, ये है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और ये है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ही होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक विद्यालयों के लिए विद्यालय में जो गठित समिति है वो कौन सी है, ठीक है। विद्यालय प्रबंध समिति है, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति है, विद्यालय भवन उप समिति या फिर शैक्षिक उप समिति। बताइए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों के लिए कौन सी समिति का जो गठन है वो किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। कल सुबह साथियों, कल सुबह जो है वो अपना पूरा मॉडल पेपर जो है वो आने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।